Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ब्रिटिश विधि और न्याय व्यवस्था अपनी जिन विशेषताओं के लिए विख्यात है, उसमें रूल ऑफ लॉ सबसे अधिक प्रमुख है। ब्रिटिश न्याय पद्धति श्रेष्ठता, निष्पक्षता, कार्यों में शीघ्रता तथा प्रशासन में स्वतंत्रता के लिए देश तथा विदेशों में प्रसिद्ध है। इनकी श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि अन्य राष्ट्रों ने बहुत अधिक सीमा तक इसी पद्धति और प्रक्रिया को अपनाया। ये डेफिनेशन ऑ के द्वारा दी गई। अब हम देखेंगे कि राजनीति दर्शन में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का नाम विधि के शासन के साथ जुड़ा हुआ है। विधि के शासन का अभिप्राय है कि इंग्लैंड में शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं, बल्कि विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि ही सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से नहीं बच सकता। अतः इसके अंतर्गत हम साइलेंट फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ देखेंगे कि इस विधि के शासन की क्या विशेषताएं हैं। विधि के शासन के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंतर्गत सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता होती है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान विधि को प्राप्त है, किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमानी तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। उन्हें विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना पड़ता है। सेकेंडली, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय। डायसिने के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि से सभी समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय की व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत है। इसी तरह विधि के शासन में व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक। डायसी ने कहा है कि विधि के शासन का तीसरा तात्पर्य यह है कि वहाँ विधि के सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक और न्यायालय स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षक है। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं को सुरक्षा इसलिए नहीं की जाती कि भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है, बल्कि इसलिए कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से करते हुए आए हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि विधि के शासन के अभिप्राय के अंतर्गत हमने 3 बातों को देखा। अब हम देखेंगे कि विधि के शासन की क्या सीमाएं हैं। इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर पाया जाता है। विधि और ये बात विधि के शासन पर तो विशेषतः लागू होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। राजा से लेकर निर्धन व्यक्ति तक सभी विधि के नियंत्रण में है और सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय है। लेकिन फिर भी विधि के शासन के कुछ अपवाद हमें देखने को मिले, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डायसी ने प्रतिपादित किया कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों की शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। इस संबंध में उनका कहना है कि ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई भी विवेकात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में भी वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है और सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके, इस दृष्टि से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। नंबर 2, इसकी सीमाओं के अंतर्गत लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का तात्पर्य है कि सामान्य व्यक्तियों और लोक सेवा अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में भी लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है।
इंग्लैंड में 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम द पब्लिक अथॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वह टाइम बार्ड हो जाती है। थर्डली हम इसके अंदर देखेंगे प्रदत्त व्यवस्थापन। इसके अतिरिक्त पिछले लगभग 40-50 वर्षों में राज्य के कार्यों और उनके परिणाम स्वरूप कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है, जिसे हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। फोर्थली प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारियों दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हो, किंतु व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। पिछली लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम और सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया और इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान की, जो कि प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकारों की ओर से की जाती है। इसी तरह विधि के शासन के अंतर्गत हमें कुछ और भी इसके अंतर्गत सीमाएं थी, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय को कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। विधि के शासन में विदेशी शासकों, राजदूतों पर भी ये लागू नहीं होता और गृह मंत्री को भी ये अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है या उसे बाहर निकाला जा सकता है। इन सब कार्यों के लिए उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। वास्तव में आज इंग्लैंड में उस रूप में विधि का शासन विद्यमान नहीं है जिस रूप में डाइसी के द्वारा उनका चित्रण किया गया था। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में इसका उल्लंघन किया जाता है और अब इंग्लैंड में बहुत अधिक सीमा तक प्रशासकीय न्याय का विकास हो रहा है। तत्पश्चात हम देखेंगे कानून व न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। इन विशेषताओं के अंतर्गत फर्स्टली, जैसा हमने पूर्व में भी कहा है कि विधि का शासन के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। नंबर 2, इसके अंतर्गत जो है वो ये है कि दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों में भेद रखा गया है। ब्रिटेन में दीवानी व फौजदारी कानून तथा उनसे संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में भेद किया जाता है। दीवानी कानून का संबंध समाज के सदस्यों अथवा उनके अधिकार, कर्तव्यों, दायित्व संबंधी विवादों से होता है और उसके अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा स्वयं के अभियोग चलाए जाते हैं, राज्य के द्वारा नहीं। फौजदारी कानून का संबंध पूरे समाज अथवा राज्य के विरुद्ध किए गए अपराधों से होता है और उसके अंतर्गत अभियोग का संचालन राज्य की ओर से किया जाता है। लेकिन दीवानी और फौजदारी कानून की यह विभाजन रेखा सूक्ष्म ही है। अनेक ऐसे विवाद होते हैं जिनका एक पक्ष दीवानी और दूसरा पक्ष फौजदारी कानून से संबंधित होता है। दीवानी और फौजदारी विवादों में यह अंतर है कि जूरी का प्रयोग सामान्यतः फौजदारी अभियोगों में ही किया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ब्रिटेन में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है और इस संबंध में अनेक व्यवस्थाएं की गई है कि जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति राजमुकुट द्वारा चांसलर अथवा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है और न्यायाधीशों की में अनुभवी बैरिस्टरों से भी की जाती है और उनकी नियुक्ति सदाचरण काल तक के लिए की जाती है और उन्हें सम्राट के द्वारा किसी उसी स्थिति में पद से हटाया भी जा सकता है, जबकि संसद के दोनों सदस्य इस उद्देश्य से सम्राट की सेवा से संबोधन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि न्याय व्यवस्था का एक सुव्यवस्थित संगठन है। इसके अंतर्गत सन 1873 से 1876 के बीच ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। उनके परिणाम स्वरूप न्याय विभाग को एक सुव्यवस्थित संगठन का रूप मिला। अब संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 ईस्वी के द्वारा समूचे न्याय विभाग को पहले की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित संगठन का रूप प्रदान किया गया। इसी के अंतर्गत हमने जूरी व्यवस्था की बात की कि जूरी सिस्टम ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता जूरी प्रथा है, जिसका प्रयोग दीवानी अभियोगों की अपेक्षा फौजदारी अभियोगों में अधिक किया जाता है। यह जूरी प्रथा 12वीं शताब्दी से चली आ रही है। जूरी में 12 व्यक्ति होते हैं
और वे मानवीय सिद्धांतों के आधार पर अभियोग की सुनवाई करते हैं। अभियोग की पूरी सुनवाई के बाद न्यायाधीश के सम्मुख अपने विचार रखते हैं कि अभियुक्त दोषी है क्या नहीं है। इसी के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। कानूनी सहायता एवं परामर्श अधिनियम 1949 तथा कानूनी सहायता अधिनियम 1949 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों को दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय तथा अपील के न्यायालयों के मामलों में स्कॉटलैंड वेल्स में तथा दोहरा न्यायालयों में शरीफ न्यायालयों के मामलों में स्कॉटलैंड में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जाती है। इसी के अंतर्गत न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता के रक्षक भी है और इसके अंतर्गत ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान में मौलिक अधिकार न होने के कारण वहाँ के नागरिकों को अन्य देशों को नागरिकों से कम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, बल्कि विधि के शासन तो नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक भी है। और इसके अंतर्गत उन्होंने हैबस कार्पस, मंडमास और प्रोविशन आदि जैसे लेख जारी करके नागरिकों की स्वतंत्रता की वे रक्षा करते हैं। तत्पश्चात विकेंद्रीकृत न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश न्यायिक पद्धति की एक विशेषता उसके सर्किट न्यायालय, सर्किट कोर्ट्स हैं। ये न्यायालय मुकदमों की सुनवाई निश्चित स्थान पर करने के बजाय स्थान स्थान पर जाकर करते हैं। इससे व्यवस्था विकेंद्रीकृत हो गई है और व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है। इस तरह से हम देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर रूल ऑफ लॉ है और इसके अंतर्गत उनकी क्या सीमाएं हैं और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 द्वारा ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति साम्राज्ञी द्वारा जारी किए गए पत्र से होगी और साम्राज्ञी की समय समय पर या भविष्य में इन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का भी अधिकार है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि संवैधानिक सुधार अधिनियम है, इसके अंतर्गत कुछ अंतिम व्यवस्था भी इन्होंने कर रखी है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो निम्न योग्यता रखता हो, जिसके अंतर्गत उसे किसी उच्च न्यायिक पद पर कम से कम 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो या वरिष्ठ न्यायालयों में कम से कम 15 वर्ष की अवधि में योग्य अधिवक्ता रहा हो। तत्पश्चात इसके अंतर्गत जो चयन प्रक्रिया है उसके अंदर उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष, निम्न आयोगों में से एक सदस्य जिसे चांसलर मनोनीत करेंगे। तत्पश्चात इसमें चयन आयोग की स्थापना की गई है और इसके अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश भी होते हैं और इनका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक होता है, किंतु इससे पूर्व भी वे त्यागपत्र दे सकते हैं और ऐसा त्यागपत्र उन्हें लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप में देना होता है। इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिसबिहेवियर के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। इनके वेतन भत्तों के बारे में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण लॉर्ड चांसलर द्वारा ट्रेजरी की सहमति के पश्चात किया जाता है और उनका वेतन यूनाइटेड किंगडम की संचित निधि से दिया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या क्षेत्राधिकार है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इनको निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उन सभी विषयों एवं विधियों पर अपील सुनता है जिन्हें जन सामान्य के हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसी के अंतर्गत प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के राष्ट्रीय मंडलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त शेष सारे क्षेत्राधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत कोड ऑफ रिकॉर्ड, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है
और अभिलेख न्यायालय का अभिप्राय यह है कि इस न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा यूनाइटेड किंगडम के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाएगा। ये इसके क्षेत्राधिकार का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लास्टली, लॉर्ड सभा को प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार लॉर्ड जस्टिस को भी कुछ विशेष अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का इसके अंतर्गत स्टाफ होता है, उसके कुछ कार्य होते हैं जिसके अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अंतर्गत 2 विशेष आयोगों की स्थापना भी की गई है और इस आयोग की कुछ शक्तियों को भी यहाँ पे बताया गया है, जिसके अंतर्गत वह अपनी न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। और इसके अंतर्गत न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण, जिसे ओम्बुड्समैन कहते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड कंडक्ट ओम्बुड्समैन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया तथा न्यायिक आचरण या अनुशासन संबंधी शिकायतों पर विचार करने और उन्हें दूर करने के लिए न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। ओम्बुड्समैन ने 3 अप्रैल 2000 ईस्वी से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों के आचरण पर निगरानी रखने वाली यह संस्था सरकार और न्यायपालिका से स्वतंत्र है, किंतु संवैधानिक मामलों के विभाग से संबंध है। ओम्बुड्समैन को निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु वह एक समय में 5 वर्ष में और अधिक से अधिक 10 वर्ष से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता। ओम्बुड्समैन की कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि ओम्बुड्समैन न्यायिक नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायत तभी सुनता है जबकि शिकायतकर्ता स्वयं एक प्रतियोगी रहा हो अथवा वह इस नियुक्तियों से विपरीत रूप से प्रभावित हुआ हो। इस प्रकार ओम्बुड्समैन न्यायिक आचरण संबंधी शिकायतों की जांच भी करता है, जबकि ऐसी शिकायतें पहले से ही न्यायिक शिकायत कार्यालय जुडिशियल कंप्लेंट ऑफिस के पास विचाराधीन हो अथवा अनुचित आचरण के 28 दिन पश्चात तक ऐसी शिकायत भेजी गई हो। इस तरह से हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में देखेंगे। अंत में निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि इस प्रकार संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक रखते हुए एक स्वतंत्र न्यायपालिका तथा एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय अपने समस्त कार्य स्वतंत्रता के साथ संपन्न कर सके, इसके लिए समस्त आवश्यक संवैधानिक प्रावधान किए गए और इस सुधार अधिनियम द्वारा दी गई व्यवस्था एक दृष्टि से अमेरिका और भारत आदि देशों में की गई व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ व्यवस्था है। और न्यायपालिका के ढांचे के स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी के बारे में कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद इंग्लैंड व वेल्स में प्रमुख रूप से 5 प्रकार के न्यायालय हैं। नंबर 1, द कोर्ट ऑफ अपील, द हाई कोर्ट, द क्राउन कोर्ट्स, द कंट्री कोर्ट्स, द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। इस तरह से हम अंत में कहेंगे कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और विधि का शासन आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरह से वो अपने कार्यों को करते हैं। आज के वीडियो में हम रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट को ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को लेंगे। धन्यवाद।